अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, JIT की रिपोर्ट की वजह से सियासत में काफ़ी भूचाल आया है। सुप्रीम कोर्ट में कल से समाअत का आगाज़ होने वाला है। आपको क्या लगता है, शरीफ फैमिली क्या सबूतों के साथ काउंटर कर सकेगी इस रिपोर्ट को? ये हौसले वाले लोग हैं। वैसे मैं बड़ी दाद देना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा, इतना कुछ हो जाने के बाद भी इन लोगों में इतना हौसला है, ये पूछ रहे हैं हमने किया क्या है, हम पर इल्ज़ाम हमारे क्या? खिलाफ सबूत क्या है। हालांकि इनके खिलाफ सबूत जो है मेरा ख्याल है मनों में तो होंगे। अब लेकिन ये जो चंडाल चौकड़ी है, इनकी चीखें मुझे बड़ी सुरीली लग रही हैं। एक मेरी फेवरेट सिंगर होती थी ईरानियन, मैडम गोगोश वाज अ नेम। अच्छा, फिर इजिप्ट की थी उम्मे कलसूम, फिर लता मंगेशकर, हमारी मलका तरन्नुम नूर जहाँ। इन सब के सुर इकट्ठे कर लो ना तो इतनी सुरीली जितनी इनकी चीखें हैं। अब हुआ क्या है, ये तफसीलात सामने आ गई हैं कि मियाँ शरीफ मरहूम ने पहली बार कितना टैक्स दिया था, पीनट्स। उससे देखो मैंने कितना टैक्स दिया है, उससे दो चीज़ें हैं। और अगर नहीं दिया तो मेरी इनकम ही टैक्सेबल नहीं। बिल्कुल। अगर इनकम टैक्सेबल है और मैंने नहीं दिया तो मैं टैक्स चोरी का। ठीक हो गई बात, तफसीलात आ गई हैं, जाके पढ़ लें, वरना मुझसे ले लेना, मेरे पास पड़ा है वो सारा। अच्छा, ये 70 में भट्टी थी, ये भी बात करेंगे इस पे भी, कायरा साहब की। अच्छा, वजारत उज़्मा के पहले दौर में इनके हिसाब से 3800% बढ़ गए। ओ खुदा के बंदो, तुम सबूत मांगते हो। IPPs का वो मैंने कहा था, ये अब अंडे बच्चे शुरू होंगे IPPs का मामला। चौधरी शुगर मिल, उसका रिकॉर्ड टैंपरिंग का जो लैपटॉप है वो रिकवर हो गया है। वजारत ख़ारजा मखसूस मुल्कों से डेस्परेटली वज़ीर आज़म के राब्ते कराने के चक्कर में है। किस चक्कर में? ठीक है, राइट। नेशनल बैंक का जो सदर है वो मान चुका है कि बरतानवी शहरियत बैरून मुल्क को सज़ा काट चुका है। शरीफ फैमिली 91 से मनी लॉन्ड्रिंग, उसके सबूत वो मुख्तार इनका एक मुलाज़िम वो आ गए। गल्फ स्टील से मुतल्लिक सवाल भी जवाब मांगता है जो मौजूद नहीं है। विकीपीडिया ने कैलबरी पॉन्ट, आपको बेहतर पता होगा ये क्या चीज़ होती है, उसकी एडिटिंग ब्लॉक कर दी है। क्यों? जावेद कियानी वो कह चुका है कि नवाज शरीफ के लिए जाली अकाउंट में ऑपरेट करता रहूँ। करीब तरीन फैमिली ऑफ 5 पीपल ओनली, मियाँ साहब, उनकी बेगम साहिबा, 2 बेटे और 1 बेटी, टोटल बने 5। ओए 5, सिर्फ 5 को 50 हों, बंदा कहे कि यार कोई बयानात नहीं मिलते, सिर्फ 5 उनमें भी बयानात। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये कानून नहीं, कानून कुदरत की लपेट में है। सो सबूतों के तो मनों के हिसाब से कहते हैं ना, 1 सबूत, 2, 3, 4, 10, 50, 100 नहीं, ये सबूत तुलने वाले हैं, गिनने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो डार साहब कहते हैं नायान का मैं मुशीर हूँ, मराहत बताने से इनकारी हैं। अच्छा, चूँकि मराहत अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिर है वो हर पेशे का एक लिमिट होती है ना जी। अच्छा, लंदन फ्लैश पता लग गया कि जी अपार्टमेंट्स ये जो भी 93 में इनकी मलकियत थे। मनी ट्रेल का सिरे से ही वजूद नहीं, जो बुनियादी सवाल है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वो ये कि ये जब ये वारदातें हुई हैं, ये आज तो बच्चे नहीं हैं, अधेड़ उम्र हैं, 40s में हैं, कई कई बच्चों के खुद माँ बाप हैं। लेकिन जब ये वारदातें हुई हैं तब तो मेरा ख्याल है ये बच्चे ही होंगे। एक बात। दूसरे, इस जंग को मर्दाना ही रहना चाहिए। घर की बीबियों और ख़वातीन तक ले जाना हमें बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी ज़ेब नहीं देता।
ان کو اسکینڈلائز کرنا یا نہیں. اور جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو مرحومہ اور ان کی جو والدہ جو ان کی ماؤں کی ایج کی تھیں اس وقت, انہوں نے ان کی کردار کشی کی, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. رائٹ. کہ میں ایک جھک مارتا ہوں, میں ایک بدصورتی کا, بد کرداری کا اگر میں مظاہرہ کرتا ہوں تو اس کے جواب میں آپ یا کوئی اور ایسا ہی کرے. رائٹ. یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے. صحیح. اچھا صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب موجودہ صورتحال کو آپ کیسے سمرائز کریں گے؟ ہر کوئی اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے. دیکھیں بات سنیں, موجودہ صورتحال کو سمجھنا ہے نا تو 4 لفظ ہیں. پہلا تصادم, رائٹ, یہ لفظ جو بہت اہم ہے. بحران, سازش, اور میں آخر تک لڑوں گا. رائٹ. یہ اس جمہوری جنگجو کا ایک مکالمہ. تصادم کیا ہے؟ کون کرے گا اور کس کے ساتھ کرے گا, یہ کر کے دیکھیں. جو کہتے ہیں لوہے کے چنے ہیں, تصادم کا خطرہ ہے بھئی. نہ دانت ہی نہیں جائیں گے, مسوڑے نہیں, جبڑے بھی ساتھ جائیں گے. کوئی کر کے تو دیکھے تصادم. یہ ادھر ہی ان کی سوئیاں پھنسی ہوئی ہیں. جب سپریم کورٹ پہ حملے ہوئے, جب بریف کیس بھیجے گئے, جب ایک جج کو ٹیلی فون پہ انسٹرکشنز دی گئیں پولائٹلی کہ تو نے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, یہ انہی دنوں میں رہ رہے ہیں. اب تصادم کریں گے تو کیا کہا میں نے, نہ دانت نہیں, مسوڑے نہیں, جبڑے جائیں گے ان کے. سو اس کو تو بھول جاؤ. رائٹ. اور عوام بذات خود چھوڑو, یہ کون پھر اس کو اس کا جواب دے گا. رہ گیا بحران. اور کس بات کا بحران؟ رائٹ. یہ بحران اول تو ہے نہیں, کوئی بحران نہیں ہے. الحمدللہ ملک ایک فیصلہ کن دوراہے پہ کھڑا ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو نا, شواہد آ گئے ہیں, ثبوت آ گئے ہیں, اور ڈھیروں کے حساب سے آ گئے ہیں. بحران کیا ہے اس ملک کا؟ اس ملک کا بحران ہے کرپشن. کرپشن کی آگے 2 شاخیں ہیں, ایک ہے اقتصادی اور ایک ہے اخلاقی. انہوں نے اخلاقیات کا بھی بحران اس ملک میں پیدا کیا, اقتصادیات کا بحران, اور خربوں کی لوٹ ہے, کوئی شک شبہ نہیں ہے. اگین I'll go back to قمرزمان کائرہ's پریس کانفرنس. دیکھو تو صحیح, اور دیکھو بڑی محبت, بڑی کمٹمنٹ, ٹھیک ہے اپنی اپنی دنیا ہوتی, لیکن ملک سے محبت یہ نمبر 1 ہے. عوام سے کمٹمنٹ یہ نمبر 1 ہے. ملک سے محبت, ماں, تمہاری ماں کا کوئی زیور نوچ کے لے جائے, اس کے بعد وہ کتنا ہی پیارا ہو, اٹس ناٹ ٹالریبل. سو بحران کوئی نہیں. بحران تب ہوگا اگر یہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتے. اس کی وجہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے ملک کے کرتوں دھرتوں اور عوام نے کرپشن کو اپنے قومی نشان کے طور پہ ایکسپٹ کر لیا ہے. اس بحران کو ہمیشہ کے لیے گہرا دفن کرنا ہے, تو یہ تو بحران اول تو ہے نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے 10 گنا بڑھ جائے. بالکل, ورنہ اخلاقیات کا بحران رہے گا. رائٹ. سازش, جی سازش, کس بات کی سازش؟ کون کر رہا ہے؟ بنیادی سوال ہے نا. اچھا اتنے گئے گزرے ہیں, بھٹو نے بھی یہ بات کی تھی نا میرے خلاف, پارٹی از نو اوور, پارٹی از ناٹ اوور. اس نے راجہ بازار میں سپر پار کو سٹرپ کر دیا تھا, ننگا کر دیا تھا, سر عام خط لہرایا تھا اس نے کہ ہاتھی ہے بڑا کینا پرور ہے, دے آر آفٹر مائی بلڈ. بھٹو نے کہا تھا بولو. اس نے تو سپر پار کو سر بازار ایکسپوز کر دیا تھا. بھلے پھنسی چڑھ گیا لیکن دلیر آدمی تھا. اب سازش ہو رہی ہے, بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سازش ہو رہی ہے تو بولو. آخری دم تک لڑوں گا. آخری دم تک لڑنے کی ہمت ہے تو سازشیوں کو ایکسپوز کرو نا بھائی. ہم جیسے بھی بھونکنا بند کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے.
समझ तो आए ना। साजिश दरअसल तुम लोग एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हो, खानदान एक दूसरे को घायल कर चुका है। भाई आपका स्टेटमेंट उधर जा रहा है, मेरा उधर जा रहा है, इसका उधर जा रहा है, 5 की फैमिली अपनी उसमें है, इतने बिल्कुल, तजादात का। भाई बेसिकली तो आप लोगों ने एक दूसरे को जख्मी किया है। ठीक है, अच्छा अब चलो आगे जी। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा या कोई इस तरह का बात की कि मैं, हाँ, इस जुमले की औकात क्या है? देखो बात सुनो, मुल्की कानून से लड़ने वाला, उसे कन्फ्रंट करने वाला बागी होता है। समझ गए आप? इसको भूल जाएं, एक्सेप्टेबल। मैं डे वन से ये कह रहा हूं, ये कानून कुदरत की जद में है। तो मैं देखता हूं कौन माइका लाल जो है वो कानून कुदरत से लड़ने की जुर्रत दिखाएगा और फिर बच के भी निकल जाएगा। ये नहीं होना। ये जो बात करते हैं कि आखिरी तक, वो आखिरी सबूत तक लड़ेंगे, बेसिकली इनको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए अपना जुमला। लेकिन हम क्या आखिरी सबूत तक लड़ेंगे। सवाल वही है ना, क्या ये लड़ सकेंगे? जैसे नेशनल एक्शन कमेटी वुकला की, उसने भी अपील कर दी है कि मुस्ताफी हो वज़ीर आज़म साहब जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती, और शरीफ फैमिली को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल देना चाहिए। JIT के आने के ना कुछ मेरा ख्याल है इमीडिएटली आफ्टर दैट, मैंने शायद रिपोर्ट कार्ड में ये बात की, मुझे याद नहीं, क्योंकि पिछले दिनों मैंने काफ़ी सारे चैनल्स मैंने एक बात की थी कि ये जितना इस मामले को तूल देंगे उतना ही इनकी तकलीफ और तजलील में इजाफा होगा। इनकी अजियत और इनकी तजलील स्नो बॉलिंग शुरू कर चुकी है। अच्छा एक बात और, वो अच्छा है जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हमारे नौजवान सुनते हैं, इनको बात याद रखनी चाहिए कि हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, पेंडू सी बात है, झटकी सी बात है, कि अल्लाह ज़मीन पे आके किसी को लाठी नहीं मारता, सही बात, वो बंदे की मत मारता है, फिर बंदा अपने लिए खुद ही काफ़ी हो जाता कुआं खोद देता है। सो ये बुनियादी तौर पे अपने खिलाफ साजिश दर साजिश, ठीक है, मैं खुद मुलव्वस। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, नून लीग के कुछ रहनुमाओं का बड़ा शदीद एतराज़ है कि जुडिशल एकेडमी की लाइट्स रात गए तक अभी तक जलती हैं, वो अभी तक JIT काम कर रही है, क्यों कर रही है? इसका मकसद कुछ और था? पहली बात तो ये है कि इन लोगों को ना, इनके लिए रहनुमाओं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लफ्ज़ों की तज़लील और तौहीन बहुत होती है, सोचे समझे बगैर लेजेंड है फलाना, यूँ ये लफ्ज़ हैं जो रगेद देते हैं हम, ये कहाँ से आ गया लीडर। बहरहाल देखो कहाँ की बत्तियां जल रही हैं। जुडिशल एकेडमी, जुडिशल क्या है? अदालती, ऐसे ही करेंगे उर्दू में ना। अगर उसकी बत्तियां रातों को भी जल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कौम रोशनी की तरफ जा रही है, अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ जा रही है, और ये काम रुकने वाला है नहीं, और इससे रुकना चाहिए भी नहीं। अल्लाह करे जुडिशल एकेडमी की बत्तियां मुसलसल जलती रहे। हाँ, और मेरी दुआ है JIT वालों, जागते रहना। सही, अवाम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं, इनके दाएं बाएं पीछे खड़े हैं, ये जागते रहें ताकि हम सुकून से सो सकें। ये जो 70 साल खा गए, जिसमें से 35 सीधा एक खानदान खा गया। अच्छा, कुछ हल्कों का ये ख्याल है कि अगर नया वज़ीर आज़म बनाना पड़ गया तो कुलसूम नवाज साहिबा, छोड़ो यार इस सवाल को, बीबी है नहीं, आगे नेक्स्ट। अच्छा, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा, बस छोड़ो। वज़ीर आला KP के परवेज़ खट्टक साहब ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ बच गए तो सूबे में करप्शन की मैं इजाज़त दे दूंगा, अगर वो इस केस से निकल गए तो। मैं कसमन कहता हूँ, मैं हमेशा के लिए दयानतदारी पे लानत भेजूंगा। एक बात, मेरी एक बेटी है, उसका नाम है मोहम्मदा, मेरे बड़े बेटे का नाम है हातिम, छोटे का नाम है हाशिम, ठीक है?
मैं उनको मुकम्मल तौर पे ब्रेन वॉश कर दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि अगर या ये मुल्क छोड़ना है, अगर रहना है तो टॉप टू टो करप्ट होना है। सो परवेज खटक ने ठीक कहा। मैं पहले भी किसी सवाल के जवाब में आपको कह चुका हूं कि इसका मतलब यह है कि इस कौम ने करप्शन को ग्लोबली बैनुल-अक़वामी तौर पे अपनी पहचान के तौर पे तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। राइट, ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल उन्होंने कहा कि LNG का राज बता दें। मियाँ साहब, घुट घुट कर मरने से बेहतर है राज बता दें ताकि हम जमहूरियत को बचा सकें। और इस तरह बड़े उन्होंने सवाल किए हैं, मोदी से दोस्ती का राज बता दें, उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर जमहूरी हुकूमत गिराने का राज बता दें। तो इस तरह के उन्होंने बड़े क्वेश्चंस उठाए हैं। देखें, मैं चंद चीज़ें, जी, ये लोग कहते हैं कि मुद्दा अलय नंबर 1 का दावा है कि उनके वालिद 1970 की दहाई में अरबों रुपए के एहसासों के मालिक थे, जी, लेकिन फिर इनकी सनत को कौमी तहवील में ले लिया गया। मैं पिटता रह गया को यार फ्लोर मिल्स, जिनिंग फैक्ट्रीज मामूली उसी तरह का ये था, ठीक है। राइट, ताहम मियाँ शरीफ मरहूम के टैक्स गोशवारे उसके बरक्स तस्वीर पेश करते हैं। रिकॉर्ड के जायजे से पता चलता है कि 69-70 में मियाँ मोहम्मद शरीफ के एहसासों की मालियत 1 मिलियन रुपए थी। जी, क्या कह रहा हूँ? 1 मिलियन रुपए, यानी 10 लाख। अच्छा, मियाँ शरीफ की दौलत में 1980 की दहाई के आखिर और 1990 की दहाई में इजाफा होना शुरू हुआ। उनकी दौलत में 92-93 के दौरान 4.3 गुना इजाफा हुआ और एहसासों की मालियत 7.53 मिलियन रुपीस से बढ़ के 32.15 मिलियन रुपए तक पहुंच गई। हुजूर लंबे खाते हैं, अब टाइम है नहीं। मुझे ये आजकल मुझे कोफ्त हो रही है कि हमारे प्रोग्राम की ना ड्यूरेशन, लेकिन खैर मैं इधर उधर कसर निकाल लेता हूँ, छोड़ो। राइट, JIT को जो रद्दी की टोकरी कह के मुस्तरद कर दिया था, ये है वो रिपोर्ट। चले, इस पर हम इजाज़त चाहेंगे। लिखना ना भूलिए, MMAT.geo.tv पर अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।